and Jai Hind student. Welcome to your own channel, Sir Tarun Rupani, and now we are about to begin very important topic, foreign trade. Foreign trade, international trade, या कहें क्रॉस बॉर्डर. सर इसका मतलब क्या है? मतलब बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन टू एंड मोर. अब इंटरनेशनल ट्रेड क्यों ज़रूरी है, इसको क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, यही कुछ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन. तो फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जिसमें हम ट्रेड बिटवीन फॉरेन कंट्रीज करते हैं. अब इंडिया की बात करो, हमारी बात करो, तो इंडिया एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोड्यूस करती है और इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा लेती है. हम टी, जूट में वर्ल्ड लीडर हैं, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में नहीं बन रही है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं. तो हो गया ना इंटरनेशनल ट्रेड. हम कुछ देते हैं वर्ल्ड कंट्रीज को और उनसे कुछ ले भी लेते हैं. तो कह सकते हैं जो आप बाइंग एंड सेलिंग विद इन कंट्री कर रहे होते तो एक ही कंट्री के अंदर होता, अब हम कंट्री के बाहर जा रहे हैं. तो अब फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट हो सकता है जिसमें हम विदेशों से खरीदते हैं. दैट मीन्स बाइंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर होम कंजम्पशन. जैसे मैंने कहा हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट ठीक उल्टा है, सेलिंग ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री. और ये एंट्री पॉट क्या है? ये बाइंग ऑफ अ गुड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर होम कंजम्पशन बट फॉर री एक्सपोर्टिंग, अर्थात एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री. इसे हम कहते हैं एंट्री पॉट. हाँ, इंडिया एंट्री पॉट बहुत करता है. हम थोड़ा इस जंक्चर पे हैं, उस प्लेस पे हैं वर्ल्ड में कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों से खरीदते हैं, अपने देश में उसकी पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग करते हैं और किसी दूसरे देश को जो हमसे छोटे हैं उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं. हम इसे कहते हैं एंट्री पोर्ट. एग्जाम्पल है ऑयल का. नेक्स्ट आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स जाने इंटरनेशनल ट्रेड का. सबसे बड़ा फीचर है कि इंटरनेशनल ट्रेड टेरिटोरियल अर्थात जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन की वजह से होता है. हर कंट्री किसी न किसी काम में एक्सपर्ट है. कोई ना कोई ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है उसके पास या ह्यूमन प्रोडक्ट है उसके पास जो उसके यहाँ सबसे अच्छा बन सकता है. अब ईरान इराक की बात करो मुझसे, कुवैत की मुझसे बात करो, सऊदी अरबिया की बात करो, वहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम. वहाँ अगर आप गलती से कुआं खोद लेंगे तो क्या निकल आएगा? यहाँ पानी निकलता है, वहाँ पेट्रोलियम निकलेगा. तो है ना, वहाँ की स्पेशलाइजेशन है, वहाँ की लैंड में ही वहाँ पर पेट्रोलियम हर जगह उपलब्ध है. अब हमारे यहाँ आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, हमारे यहाँ तो लैंड आपको फर्टाइल मिलेगी. यहाँ पे कुछ भी उगाओ झट उग जाएगा. तो हो गया ना. तो इसकी बेसिस पे गुड्स, कंट्री गुड्स बनाती है. हर कंट्री क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाती है जिसमें उस कंट्री का स्पेसिफिक एडवांटेज है. अब टी के ग्रोइंग एरियाज, टी को वैली चाहिए, टी को हिल स्लोप्स चाहिए, वो हमारे पास है. तो जो वेदर कंडीशंस हमारे पास हैं वो शायद कहीं और नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उस काम के लिए अच्छे हैं. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कंपटीशन. क्योंकि फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो अब कंपटीशन भी बहुत बड़ा होगा. अब बायर को जो इंपोर्ट करना चाहता है हमसे, उसके पास इंडिया चॉइस नहीं है, उसके पास पूरा वर्ल्ड एक चॉइस. तो बहुत इंटेंस कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ बायर फ्रॉम सेलर. देखिए, बायर और सेलर दो अलग अलग कंट्री के लोग हैं, टू डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं. अक्सर उनको मिलने का लगभग पॉसिबिलिटी नहीं होता है. हाँ, आजकल जो मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट फिजिकल मीट करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है. नेक्स्ट है लॉन्ग चेन ऑफ मिडिलमैन. क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इसको करने के लिए आपको सपोर्ट लेना पड़ता है कुछ फॉरवर्डिंग एजेंट से, हाँ, कुछ मिडिलमैन से, जो कि आपको हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी कराने. एक लंबी चेन है ऐसे मिडिलमैन्स की, जैसे क्लियरिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है.
इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सेप्टेड करेंसी। अब हम किसी देश को गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो करेंसी मेरी और उसकी, दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगी कि हम किस करेंसी में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। हो सकता है वो मेरी करेंसी लेने से, मैं अगर इंपोर्ट करूं लेने से मना कर सकता, मैं उससे इंपोर्ट कर रहा हूं, वो कह रहा है ना 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 मुझे इंडियन करेंसी नहीं चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, मुझे पाउंड चाहिए। तो ये करेंसी वैसे भी बहुत हार्ड करेंसी है, बहुत डिमांडेड करेंसी है वर्ल्ड में, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज इसमें डील कर लेती हैं। फिर आता है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि विद इन दी बाउंड्री ऑफ कंट्री नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के रूल चलेंगे, अब इस पे इंटरनेशनल रूल्स चलेंगे, क्रॉस कंट्री रूल्स चलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज होंगे, कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगे जिसका पालन हमें करना पड़ेगा। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। एक ट्रेड जो विद इन द कंट्री करते हैं, हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी के अंदर अगर हम बाय सेल कर रहे हैं तो वो इंटरनली ट्रेड होगा, बट इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है तो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। तो जोग्राफिकल लिमिट पहले ही पॉइंट से क्लियर हो गया, विद इन द कंट्री हो गया, बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज हो गया। जब आप इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो आपको ट्रेन्स, रेलवेज मतलब और रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इंटरनेशनली तो रेलवे नहीं जा रही है यूजुअली, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। अब सोचिए इंडिया को अमेरिका को भेजना है, पाकिस्तान को भेजना होगा तो चलेगा, पर अमेरिका को भेजना है तो ऐसे तो कोई ट्रेन है नहीं, तो इसीलिए आपको शिपिंग और एयरवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्सटर्नल ट्रेड। करेंसी तो सेम कंट्री में एक डोमेस्टिक करेंसी का काम चल जाएगा, पर इंटरनेशनल करेंसी में, इंटरनेशनल ट्रेड में आपको वो करेंसी डील करनी पड़ेगी जो दोनों म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है चॉइस। जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत वाइड चॉइस है डोमेस्टिक ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं फ्रॉम विद इन दैट प्लेस। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड में आप सब गुड्स को ट्रेड ही नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसका ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिसको आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। खास करके आप समझ सकते हैं वेपन्स, मेडिकल्स, हाँ उसके लिए बहुत परमिशन चाहिए होती है। और मोड ऑफ पेमेंट, इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे तो पेमेंट्स कैश हो जाता है, चेक हो जाता है, तो बहुत आसान है, हमारी कंट्री की बैंक्स में चेक पास कर देते हैं। पर एक्सटर्नल ट्रेड्स के लिए आपको चेक या इंटरनेशनल बैंक्स की मदद लेनी पड़ती है, जहां पे बिल्स एक्सचेंज। लाइसेंस, यूजुअली इंटरनल ट्रेड के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस को होते छोड़ करके, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, पर एक्सटर्नल ट्रेड के लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो भले ओपन गुड लाइसेंस हो, हाँ, बट लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिमिलरली इंपोर्ट लाइसेंस। अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, अर्थात एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा पालन करने पड़ेंगे, ज़्यादा केयर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको फॉरेन कंट्रीज़ के रूल भी पता होने चाहिए। चलिए ये तो हो गया डिफरेंसेस, बहुत आसान चैप्टर है ये फॉरेन ट्रेड, हाँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, बट ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। तो किस बेस पे फॉरेन ट्रेड हो रहा है, क्यों फॉरेन ट्रेड की जरूरत पड़ रही है? ये फॉरेन ट्रेड हम नहीं खरीदे बेचेंगे कोई भी देश से, हम इंडिया हैं फॉर एग्जांपल, हम तय कर लेते हैं कि हम अपनी बॉर्डर क्लोज कर देंगे। हाँ वैसे आज बता दूं, दुनिया का लगभग कोई देश नहीं है जो ऐसा कर सकता है, पर मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे। क्या ये संभव है? जवाब है नहीं। तो क्या कारण है, क्या बेस है इसके पीछे इंटरनेशनल ट्रेड करने, ये समझते हैं। सबसे पहला रीजन है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। क्या मतलब आता है इसका, आइए समझते हैं। तो हर कंट्री को क्या करना होता है, किसी न किसी एक चीज में एक्सपर्ट होना होता है, किसी न किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज में वो अच्छी हो जाती है, माहिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर देश के पास अलग अलग नेचुरल, अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स हैं। किसी चीज में हम अच्छे हैं तो किसी चीज में जापान अच्छा है, चाइना अच्छा है, अमेरिका अच्छा है। वो वस्तु के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लोगों पर भी डिपेंड कर रहा है। तो एक एग्जांपल दूं, इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के गुड्स में, क्योंकि भारत एक नदियों का देश है, भारत एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ फ्लैटलैंड्स बहुत उपलब्ध हैं, वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट उपलब्ध है, मॉनसून उपलब्ध है, ट्रॉपिकल लैंड है,
प्रॉपर सनसाइन है, तो हो गया ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए नंबर 1 कंट्री। तो बम्पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खास करके एग्रो क्रॉप्स। आप टी, जूट, कॉफी कुछ भी उगा लो, तो हमारे पास तो सरप्लस हो गया इसका। बट अब आ रही है बात दूसरे एग्जाम्पल की कि कुछ कंट्रीज लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इनकी बात करो। इनके पास प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल के लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि बाय नेचर, बाय जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन वहां पे क्रूड ऑयल हर जगह उपलब्ध है। मैंने कहा वहां आप कुआं खोदेंगे, वेल डिग करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा और पेट्रोलियम निकलेगा वहां पर। तो हो गया ना, वहां पे सस्ता है पेट्रोल। अब उनको चाहिए एग्रो प्रोडक्ट्स, उनको चाहिए सब्जी चावल, हमें चाहिए पेट्रोलियम, हो जाएगा ट्रेड दोनों के बीच में। तो हर कंट्री क्या करना चाहती है? प्रोड्यूस उस गुड को करना चाहती है जिस गुड में उसके पास कम खर्च लग रहा है, अर्थात जिसमें उसकी कॉस्ट एडवांटेज है, कम कीमत पर वो ज्यादा गुड प्रोड्यूस कर पा रही है। और बाकी गुड्स वो इंपोर्ट कर लेगी, क्योंकि जो ज्यादा गुड्स बनाएगी वो गुड्स, सरप्लस गुड्स क्या करेगी? दे करके बदले में दूसरे गुड्स ले लेगी। यही कर रहे हैं सारी दुनिया, समझ गए ना? जैसे मैंने बताया, इंडिया एग्री प्रोडक्ट्स को क्या करती है? कम कीमत में बना पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ उसके एडवांटेज है। हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत हैं, क्योंकि आम जनता, आम आदमी क्या करता है? फार्मिंग जानता है। लार्ज पॉपुलेशन हमारी फार्मिंग पे डिपेंड करती है, तो फार्मिंग लेबर्स उपलब्ध है, फार्म इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, और फार्मिंग के लिए जो नेचुरल क्लाइमेट चाहिए वो सब भी उपलब्ध है। हो गया हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज इसके लिए। तो चाइना की बात करो, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ग्रोथ मिली। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मशीन हैं, पावर है, लेबर है, वो इजीली एक्सेसिबल है। नतीजा, वो उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे निकल गए। तो अब उनको जो चाहिए हम देंगे, हमको जो चाहिए वो देंगे। हो गया ना? तो ये है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का रीजन। अच्छा, कोई भी देश जो फॉरेन ट्रेड कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है? या तो हो सकता है कि उस देश में वो गुड्स बन ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो उनके रिसोर्सेज उसके देश में है ही नहीं। हाँ, मैं कुछ हद तक पेट्रोलियम का एग्जांपल ले सकता हूँ, है हमारे देश में, बट हमारी सप्लाई का बहुत एक छोटा सा हिस्सा ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंट्री प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है सस्ते दाम पर, तो नतीजा क्या करेगा? झक मार के इंपोर्ट करेगा। या इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम बहुत सस्ता बना पाते हैं दूसरे देशों के मुकाबले। अब बनारस की बात कर लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर वाराणसी से, जहाँ से मैं हूँ, हम बनारस की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ तो सिल्क का, बनारसी सिल्क का, पान का, खाई के पान बनारस वाला, तो इसका काम तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से पान दूसरे देशों को बेच सकते, दूसरी कंट्रीज़ को बेच सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। यहाँ पे इसकी क्या है? बहुत चीप कॉस्ट प्रोडक्शन की। अब यही पान या यही बनारसी साड़ी आप चाहोगे कि दिल्ली में बन जाए, वहाँ पे उसके मशीन्स, वहाँ पे उसके कारीगर, वहाँ के उसके रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे, या होंगे तो महंगे दाम में होंगे। समझ गए? यही फायदा मिलता है, यही रीज़न है इंटरनेशनल ट्रेड करने। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या इंटरनेशनल ट्रेड करना इतना आसान है? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इतना आसान है? नहीं नहीं, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्टेंस का। दो कंट्री जो दूर दूर हैं, उनके डिस्टेंस की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, और आप जानते हैं जितना डिस्टेंस उतना कम मिलना, उतना पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क है कि नहीं है? दूसरा समस्या क्या है? लैंग्वेज का बैरियर। अब हमें चाइना से इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, सोचिए चाइनीज वाले चौं 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 करके बात करेंगे और हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। सोचिए अगर दोनों के पास एक कॉमन लैंग्वेज न हो, सोचिए क्या होने वाला है ना? डम टॉक होने वाला है, खूब डम शो होगा, है ना? इशारेबाजी होगी या करके, समझ गए ना? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे प्राइस लिस्ट भेजनी हो, कैटलॉग्स भेजने हो एक दूसरे को, या इवन उनके एड्स, उनके हमारे यस प्राइस लिस्ट देखनी हो, कितना मुश्किल होगा अगर उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज अलग अलग हुई तो। और हो ही रही है, थैंक्स टू दी स्मार्टफोन जो आजकल आ गए हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगेन डिस्टेंस लॉन्ग है तो समय ज़्यादा लगेगा, और प्रॉब्लम तब आएगी जब कोई वॉर या नेचुरल क्लेमिटीज़ आ जाएगी। सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा कि हमारे किसी देश के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है और हम उनसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सारी समस्या शुरू हो जाएगी। और समस्या क्या है? ट्रांजिट, लाने ले जाने में, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। अब आप शिप से एक्सपोर्ट करेंगे, शिप्स दूर दूर तक जा रही हैं, समुद्र में कितने खतरे हैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
समुद्र में लहरों का खतरा है, तो समुद्र में, हाँ समुद्र में पानी का जो और पेरिल्स एट सी बहुत ज़्यादा है। अब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन बिजनेसमैन, ये भी एक रिस्क है। हम जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमें बहुत जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमसे वो बहुत दूर है ना, उनके बारे में हमको कम इन्फॉर्मेशन। जबकि हमारे जो नियर एट हैंड होगा हम उसका तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, जा करके पता कर सकते हैं या अपने रिसोर्सेज से पता लगवा सकते हैं। और क्या खास बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत सारे ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, हर कंट्रीज अपने अपने हिसाब से क्या कर रही है, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही हैं। तो आपको उन सब का पालन करना है, क्योंकि आप कोई भी इंटरनेशनल लॉ ब्रेक नहीं कर सकते और फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते, आपको लॉ के अंदर रह करके ही करना है। तो इसीलिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ता है, ईजी नहीं है ना, बहुत डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। चलिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत बता दी, आइए कुछ अच्छाइयाँ बताते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सच में बहुत फायदेमंद है कंट्री के लिए भी और पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जितना ज़्यादा दुनिया में क्या होगा, यस इंटरनेशनल ट्रेड होगा, वर्ल्ड का भला होगा। कैसे? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, मैंने कहा ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। वो क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि पर्टिकुलर कंट्री, हर देश किसी काम के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, किसी गुड या सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। अब इंडिया का एग्जांपल दिया था तो मैंने कहा एग्रो कंट्री हो गया था। अब जापान की मुझसे बात करोगे तो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ के लोगों का माइंडसेट, वहाँ की डे टू डे लाइफ और वहाँ के लोगों का पढ़ाई और वहाँ के लोगों की इंडस्ट्री, सब कुछ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, आ जाओ भैया जापान से। सोनी कहाँ की है, जापान की है सोनी, है ना। तो क्या कहना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से मिल गई। अब उनको चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो कहाँ से लेंगे, हमसे ले लेंगे। तो कंट्रीज क्या कर रही हैं, स्पेशलाइज कर रही हैं किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड या सर्विसेज में, जिन चीज़ों के लिए उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज, जो वहाँ पर कम से कम कीमत पे बना पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बना करके जो वो कम कीमत पे बना रहे हैं उसको वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में उनसे वो चीज़ ले लेते हैं जो उनको चाहिए, जो उनके यहाँ कम कीमत पे नहीं बन पा रहा है। और क्या फ़ायदा मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड से, आपके रिसोर्सेज, आपके देश में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसका ऑप्टिमम यूज, उसका बेस्ट यूज हो पा रहा है, क्योंकि हर देश को किसी पर्टिकुलर गुड में ही, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को ही और अच्छा डेवलप करना चाहिए ताकि वो कम से कम प्राइस में और उसको बेस्ट से बेस्ट बना सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोचिए फॉरेन ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम विदेशों से टेक्नोलॉजी, विदेशों से मशीनरी इंपोर्ट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी से गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ रही है और देश की भी नेशनल इनकम बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। और क्या फ़ायदा मिलेगा, स्केल्स का फ़ायदा मिलेगा। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है सर, इकोनॉमिक्स से मतलब होता है बेनिफिट्स। किस बात का बेनिफिट, देखिए जब आप काम आप बड़े लेवल पे करेंगे, सोचिए कोई कोई फर्म है वो 500 500 कोई प्रोडक्ट बना रही है और कोई दूसरी फर्म है जो 5 लाख प्रोडक्ट बना रही है, वही सेम प्रोडक्ट बना रही है पर 5 लाख बना रही है। चलो एग्जांपल देते हैं, एक इंडियन कंपनी है लावा, वो 500 फोन रोज बनाती है, एवरीडे 500 फोन बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कंपनी है लावा, नाम सुना होगा आपने ना, सिर्फ 500 हैंडसेट्स, 500 मोबाइल सेट्स रोज बनाती है, प्रोडक्शन है 500। एक चाइनीज कंपनी है एम आई, हाँ जिसका आप फोन यूज कर रहे हैं एम आई, एम आई का ना, एम आई में ही आता है शायद ओप्पो और ये टाइप का ना, तो आप एम आई का फोन यूज कर रहे हैं, रेडमी या एम आई, है ना, और वो 5 लाख हेडसेट्स, 5 लाख मोबाइल फोन्स एक दिन में बना रही। बताइए किसका फोन सस्ता बनेगा, क्यों, क्योंकि जब इतने बड़े वॉल्यूम में गुड्स बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कम हो जाएगी, आप और बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर पाओगे, आपका लेबर चीप पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ बल्क में कर, यही है बेनिफिट्स। ठीक है, और क्या फायदा मिलेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा। फॉरेन ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है, गुड्स बनाना है, गुड्स बनाना है तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, अगेन देश को फायदा होने वाला है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। सर वो कैसे, देखिए फॉरेन में आप जो भी बन रहा है, आप आईफोन लॉन्च हुआ नहीं अमेरिका में, इंडिया में भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो लेटेस्ट वर्ल्ड ओवर गुड्स बन रहे हैं
वो आपके कंट्री में, इंडिया में भी उपलब्ध है, या हमारे देश में कोई नई चीज़ लेटर बन रही है, वो हमारे देश से वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो जा रही है। तो अब क्या हो गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया है, बहुत हाई हो गया। लोग पैसा पे करने को तैयार हैं और वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड की वो यूज कर रहे हैं, इसका एडवांटेज मिल रहा है। और क्या हो रहा है, प्राइस इक्वलाइजेशन। ये क्या खास बात है, सोचिए हमारे देश में किसी वजह से एक बड़े एरिया में फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, एकदम वहां पे कुछ क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात। अगर क्रॉप्स फेल हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इंपोर्ट करके क्या करेंगे, क्रॉप्स की, फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पूरी कर देंगे। वरना क्या होगा, अचानक क्या हो जाएगा, प्राइजेज राइज हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉप्स फेल हो गया है देश में फूड ग्रेन्स है नहीं, तो महंगाई बढ़ जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से इसको रोका जा सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारे देश में इस बार खूब बम्पर पैदावार हो गई है, खूब बम्पर क्रॉप्स ग्रो कर गए हैं, अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ना हो जाए, फार्मर्स कहीं हाइयर सरप्लस प्रोडक्शन करने की वजह से दाम गिर ना जाए, इनके सरप्लस प्रोडक्ट को क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। देखा, तो इंटरनेशनल मार्केट हेल्प करता है प्राइस को बैलेंस करने में, दोनों वे में चेक कर सकता है। और लास्ट पॉइंट करते हैं, सिक्योरिटी फ्रॉम फेमाइंस। ओ लग तक मिलता जुलता पॉइंट है। कई बार नेचुरल क्लेमिटीज आ जाते हैं, जैसे फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक। इसकी वजह से देश में अगर किसी वजह से एसेंशियल कमोडिटी का डिक्लाइन भी होता है, तो देश में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फूड स्टारवेशन नहीं होगा, लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब कह सकता हूँ कि नेचुरल क्लेमिटीज से बचाया जा सकता है। और यहाँ पे क्या कहना चाहते थे, प्राइस को इक्वलाइज कर सकते हैं, वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास देश में नहीं उपलब्ध है या आपके देश में महंगे उपलब्ध हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट से ला करके क्या कर सकते हैं, अपने देश में ला सकते हैं, ताकि प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए। ठीक है, और या तो उल्टा कर दीजिए, आपके देश में सरप्लस है, आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके क्या कर सकते हैं, अपने देश का भी प्राइस राइज कर सकते हैं। तो हेल्प इन प्राइस इक्वलाइजेशन इंटरनेशनल। समझ में आ गया होगा, तो एक बिग लाइक दे दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने हमारा ऐप सर तरुण रूपानी डाउनलोड नहीं किया है, कहाँ मिलेगा ये ऐप, अरे प्ले स्टोर में जाओ, मिल जाएगा, या एप्पल आई स्टोर में जाओ, सर तरुण रूपानी ऐप आपको मिल जाएगा। हाँ, टाइप करिए SIR सर TARUN तरुण RUPANI रूपानी, सर तरुण रूपानी टाइप करिए और सारे नोट्स वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रॉम नाउ।